हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स क्या होता है? ये क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनके अंदर, पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सारा चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है क्या वो ऐसे ही रहता है, मतलब कहीं पे कुछ भी पार्टिकल रख ले ऐसा होता है कि उसका कुछ रीजन होता है अरेंजमेंट का। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है उसका कुछ रीजन होता है। क्या रीजन होता है? यहाँ पे हमें जो पार्टिकल्स है वो इस तरह अरेंज होते हैं जिस तरह उनका एनर्जी जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रहेगा तो ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा। आया समझ में? यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम एनर्जी लीड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, ऐसा अरेंज होकर जैसे उनका एनर्जी मिनिमम रहेगा ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनका स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। ओके, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहने के लिए क्या चाहिए? स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहने के लिए ये चाहिए कि जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर जो है उनके सराउंडिंग में रहे। ठीक है, अगर हम कोई एक पार्टिकल को कंसिडर करेंगे और उनके चारों तरफ उनके सराउंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ नेबर्स रह रहे हैं, इसका मतलब वो जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? तो अभी हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और वो कहाँ पे पढ़ेंगे? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? 1 डायमेंशन में जो पार्टिकल्स है वो ऐसे साइड बाय साइड प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स है वो हार्ड स्फीयर्स है, हार्ड सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ऐसे मान के ही हम सारा चीज पढ़ेंगे, डायग्राम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रहे कि वो जो साइज और शेप है वो डिफर करता है। ठीक है, तो ये है हमारा 1 डायमेंशन में पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे रहता है। तो अगर ऐसे रहता है तो ये क्या कर रहा है? ये एज ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 1 डायमेंशन में वो एज ऑफ द क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अच्छा, तो हम जहां पे भी पढ़ेंगे कोई भी अरेंजमेंट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, सब में हम देखेंगे पहले कि वो डायग्रामेटिकल देखेंगे कि वो जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होके है। ओके, नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं कि वो जो एटम है उसका नियरेस्ट जो है उसका सराउंडिंग में कितना नेबर्स है। ओके, क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़े हैं ये जो स्टेबिलिटी आता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आता है? जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ज्यादा नंबर ऑफ नेबर्स से वो सराउंडेड होके रहता है। ओके, तो देखो सपोज हम यहाँ पे ये वाले पार्टिकल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल है उसके सराउंडिंग में टोटल नियरेस्ट जो है सराउंडिंग में टोटल कितना और पार्टिकल है? एक है ये वाला पार्टिकल और एक है ये वाला पार्टिकल। पता चल रहा है? इसका मतलब अगर हम 1 डायमेंशन में कोई भी एक पार्टिकल चूज करेंगे तो उसका नियरेस्ट नेबर कितना रहेंगे? 2 रहेंगे। ओके, जो नियरेस्ट नेबर का नंबर है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज the number of nearest neighbor of
ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल का नियरेस्ट नेबर का नंबर। ओके, तो यहाँ पे वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? एक पार्टिकल का नियरेस्ट नेबर कितना है? 2 है वो, और 2 स्फीयर के साथ और 2 एटम के साथ वो अटैच होके है, ठीक है, मतलब उसके टच में है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रहेगा हमारा 2। ओके, तो ये हो गया वन डायमेंशन का, ज्यादा कुछ था नहीं, इजी है। ओके, इसको लिख लो, फिर हम 2 डायमेंशन का स्टार्ट करेंगे। चलो लिखो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स इन केस ऑफ 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में जो क्रिस्टल पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होके है। ओके, देखो अगर 2 डायमेंशन में ले रहे हैं तो अभी हमारे पास ऑप्शन है, पार्टिकल्स जब 1 डायमेंशन में था कोई ऑप्शन नहीं था, उनको साइड बाय साइड प्लेस होना था। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशन में ऑप्शन है। लेकिन 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट डायमेंशन का अरेंजमेंट को लेना है। ठीक है, ये है 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट, ऐसे साइड बाय साइड स्फीयर्स प्लेस होके है। अभी हम 2 डायमेंशन का करेंगे। ये तो हो गया, ये 1 डायमेंशन से जब 2 डायमेंशन में आएगा तो अभी 1 डायमेंशन में है, हो सकता है कि इसके बाद जो स्फीयर आए वो डायरेक्टली अपर लेयर के नीचे आ जाए। ठीक है, अपर लेयर के नीचे मतलब जैसे फर्स्ट पार्टिकल था उसके एग्जैक्टली नीचे सेकेंड पार्टिकल का एग्जैक्टली नीचे थर्ड पार्टिकल, ऐसा अरेंजमेंट होके हो सकता है। ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट लेयर पहले बना देते हैं। ये बन गया हमारा फर्स्ट लेयर 1 डायमेंशन में। नेक्स्ट जो पार्टिकल्स आएंगे वो कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे ऐसे अरेंज होके। ठीक है, ऐसे अरेंज होके मतलब फर्स्ट जो पैकिंग था उसमें ये जो पार्टिकल्स थे उनका क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट रहता था। अगर इनके सेंटर को हम जॉइन करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वर्टिकल भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 स्फीयर के बीच, 2 स्फीयर में जो इनके बीच में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में हमारा नेक्स्ट लेयर जो है क्या पार्टिकल का वो फिट आ रहा है। ठीक है, अभी ये लेयर हो गया। अभी ये सेकेंड लेयर का जो डिप्रेशन है उसमें थर्ड लेयर के पार्टिकल्स फिट आ रहे हैं। ओके, आया समझ में? तो ऐसे 2 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, ये वाले अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, और इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट सेकेंड चीज हम अच्छा अभी हम देख रहे हैं इसको हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड क्यों बोल रहे हैं, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड और स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और हेक्सागोनल क्लोज पैक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको यूं ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, सपोज हमने ये वाले पार्टिकल को सिलेक्ट किया। ठीक है, जब ये वाले पार्टिकल को हमने सिलेक्ट किया, देखो इसके कांटेक्ट में और कितने पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल के कांटेक्ट में उसको डायरेक्ट टच करके कितने पार्टिकल है? 1 2 3 4, 4 पार्टिकल है। अगर हम इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अभी देखो, अभी सपोज हमने यहाँ पे ये
पार्टिकल को सिलेक्ट किया। ओके, ये वाले पार्टिकल का सराउंडिंग में और कितना एटम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल्स है जो उसको सराउंड करके है, मतलब इसके नियरेस्ट नेबर है 6। अगर हम वही नियरेस्ट नेबर के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक रेगुलर हेक्सागन का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, here when the center of nearest neighbors are joined, a square structure is formed. So it is called square closed पैकिंग। ओके, ये हो गया। और इसके साइड में हम क्या लिखेंगे? इसके साइड में और भी इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, हियर व्हेन द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स आर जॉइंट ए रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड। ए रेगुलर हेक्सागन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। आए समझ में कि इसका नाम क्यों स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसका नाम क्यों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ओके, हो गया। नेक्स्ट चीज से हम देखेंगे कि इसका नियरेस्ट नेबर कितना है। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कितना है हमने चेक किया था, 1 2 3 4। जो नियरेस्ट नेबर होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर in case of square close packing arrangement is 4। ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कहाँ, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। आया समझ में, नियरेस्ट नंबर जो है उसी को हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे 52.4% of available space is occupied by particles। ओके, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग हो गया तो उसमें जो एटम है वो तो पैक होके है, तो यहाँ पे जो 52.4% ऑफ द अवेलेबल स्पेस है उसको पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे हेक्सागन में क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, यहाँ से 60.4% ऑफ अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मतलब कि स्क्वायर पैकिंग में 52.4% है और हेक्सागोनल में 60.4% है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is more efficient than square close packing। ओके, आया समझ में, क्यों, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। हो गया, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो ये था हमारा 2 डायमेंशन में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इन 3 डायमेंशन।
नंबर 3 में इन 3 डायमेंशन। ओके, अच्छा 3 डायमेंशन के लिए हमें क्या बेस चाहिए? हमें 2 डायमेंशन का बेस चाहिए। ठीक है, 2 डायमेंशन का बेस मतलब 2 टाइप का हो सकता है, आइदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला बेस हो सकता है या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला बेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब पहले हम 2 डायमेंशन में उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे था? पहले ऐसे साइड बाय साइड था, नेक्स्ट में उसके एग्जैक्टली नीचे हमने एक एक पार्टिकल को प्लेस किया था। ओके, ये था हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं? 3 डायमेंशन में करने वाले हैं, मतलब अभी थर्ड लेयर जो है ये हमारा एक लेयर हो गया। ठीक है, उसके ऊपर हम और एक लेयर का अरेंजमेंट करेंगे। ओके, तो वो जो अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे इस बेसिस में, यहाँ पे वो अरेंजमेंट कैसे होता है? यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक रहता है। ठीक है, नीचे है उसके एग्जैक्टली ऊपर हम और एक जो स्फीयर है या जो पार्टिकल है वो प्लेस होगा। देखो ये है इसके एग्जैक्टली ऊपर और एक स्ट्रक्चर रहा, इसके एग्जैक्टली ऊपर और एक पार्टिकल। पता चल रहा है? जो है उसके एग्जैक्टली ऊपर ये रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे घर में मिठाई आता है, मिठाई के डिब्बे में। ठीक है, वो जो मिठाई का डिब्बा है उसमें मिठाई कैसा रहता है? नीचे एक लड्डू का लेयर है, उसके एग्जैक्टली ऊपर एक लड्डू के ऊपर और एक लड्डू ऐसे अरेंज होके आता है। कब आता है? जब हम उसको डिब्बे में घर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नीचे का लेयर है उसके ऊपर भी सेम लेयर है, मतलब सेकेंड लेयर रिजेंबल्स द फर्स्ट लेयर। ओके, यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड लेयर resembles the first layer। ओके, जो फर्स्ट लेयर है जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, अगर हम उसे ए लेयर मान के चलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? पहले ए लेयर था, उसके एग्जैक्टली ऊपर वही है। ठीक है, तो ए अरेंजमेंट उसको बोलेंगे, मतलब ए टाइप था उसके ऊपर उसी टाइप का अरेंजमेंट हुआ, फिर वैसे हुआ तो उसको हम बोलेंगे ए टाइप अरेंजमेंट। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट जो चीज आ रहा है वो नेक्स्ट चीज है हमारा कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मिल रहा है हमें, जो लेटाइस मिल रहा है, ठीक है, वो लेटाइस को हम बोलेंगे क्या? प्रिमिटिव क्यूबिक लेटाइस। ओके, और इसका जो यूनिट सेल है उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलेंगे क्यूबिक लेटाइस। ठीक है, क्यूबिक के स्ट्रक्चर में ये है हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, हो गया? चलो लिखो इसको। ओके, मिटाते हैं। क्यूबिक लेटाइस में अगर ये आएगा, वो कौन से क्यूबिक लेटाइस आएगा? वो आएगा हमारा सिंपल वाला। ठीक है, क्यूबिक लेटाइस में भी और भी टाइप्स है ना, कितना टाइप है? पढ़े हुए हो सारा टाइप्स। ये है हमारा सिंपल क्यूबिक लेटाइस। हो गया? मिटाते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशन में उसका क्लोज पैकिंग बेस्ड ऑन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट जो था 2 डायमेंशन में उसी को बनाएंगे, उसके ऊपर हम और एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट बनाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। सेकेंड रो में कैसे रहेंगे स्फीयर्स, जो 2 स्फीयर्स से उसके जो डिप्रेशन है उसमें रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लेयर है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का फर्स्ट लेयर है, नीचे का लेयर है। तो इस लेयर को हम बोलेंगे ए लेयर। ठीक है, ए लेयर मतलब बेस लेयर। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी वो बेस लेयर के ऊपर हम और एक लेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब ये जो लेयर बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे जो खाली जगह है देखो, स्फीयर तो जहाँ जहाँ ऑक्यूपाई होना था हो गया, लेकिन वो जो बीच में जो जगह सब छूट गया वो सब खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो ये जो वॉइड्स है यहाँ पे डिफरेंट वॉइड्स है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका नेमिंग कर देंगे। सी सी सी, यहाँ पे भी सी सी सी, बी बी, बी बी बी, यहाँ पे बी बी बी। ओके, तो अभी ये माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो 2 टाइप का वॉइड है सी एंड बी टाइप, वो क्या वॉइड्स है। देखो ये इस तरह नेमिंग क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इस वॉइड्स के ऊपर ही अपना नेक्स्ट लेयर का जो है क्या पार्टिकल्स उसको अरेंज करना है, उसको रखना है। ठीक है, लेकिन देखो ये 2 लेयर इसलिए 2 टाइप का वॉइड इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम एक टाइप का वॉइड को कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा और एक टाइप का वॉइड जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, आइदर हम यहाँ पे लिखे रखेंगे और रख सकते हैं अपना जो स्फेरिकल एटम को, ओके, और यहाँ पे रख सकते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह नहीं रख सकते। ओके, ये है। तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये सब जो जिसमें हमने रेड डॉट में रेड में जो बी लिखा हुआ है स्मॉल बी, उसी वॉइड को हम फिल ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ उस तरह है जैसे हमने अगर क्या घर में मिठाई का डिब्बे में मिठाई लेके आए तो एक के ऊपर एक रहा। ठीक है, अगर मिठाई का दुकान में जाएंगे तो वहां पे एक के डायरेक्ट ऊपर एक नहीं रहता, वहां पे जो वॉइड से वो जगह पे एक एक लड्डू रहता है। ठीक है, नीचे लड्डू रह गया, फिर हर 3 लेयर के 3 लड्डू के बीच में जो खाली जगह है उसके ऊपर और एक एक लड्डू रहता है। ठीक है ना, उसी टाइप का ये अरेंजमेंट है। तो ये अभी हम ये बी टाइप जो है वॉइड मान लो उसी में हमने अपना नेक्स्ट लेयर जो है उसी के ऊपर रखा। ठीक है, में सारा
जो यहाँ पे बी लिखा है वो सारी जगह क्या करना है, अभी हमें उसको ऑक्युपाई करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड लेयर। इसको हम बोलेंगे बी लेयर। ओके, अभी देखो ये जो स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखे थे वो हमने किस बेसिस पे लिखे थे? ये जो स्मॉल सी है वो है हमारा ऑन ऑक्यूपाइड वॉइड्स, क्योंकि हमने ये जो सेकेंड लेयर का स्फीयर रखा वो ये इसको पॉइंट में रख के, इसको ध्यान में रख के नहीं रखा। किसको ध्यान में रख के रखा? ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड्स है उसी के ऊपर हमने रखा है। ठीक है, तो ये वाला जिसमें हमने सी लिख रखा है वो वाला अभी ऑन ऑक्युपाइड है। ओके, वो जगह को क्या कोई भी एटम उसको पूरा कवर नहीं कर रहा है, पूरा कवर इस टाइप के वॉइड को कर रहा है, इसलिए हम सी को बोल रहे हैं ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स और बी को बोलेंगे ऑक्युपाइड वॉइड्स। ओके, आया समझ में? अभी हमारा जो फर्स्ट लेयर था और जो सेकंड लेयर था दोनों का प्लेसमेंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी उसके ऊपर हम थर्ड लेयर लगाएंगे। ठीक है, वो जो थर्ड लेयर लगाएंगे, थर्ड लेयर लगाने के लिए अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। ओके, क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फॉर थर्ड लेयर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर का ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स था जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, वहां पे अपना थर्ड लेयर हम रख सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है वॉइड्स formed due to second layer. Okay, और voids formed by second layer। ये जो सेकेंड लेयर बन गया, अभी ये सेकेंड लेयर बनने के बाद जो voids बनेगा, ठीक है, बना है, यहाँ पे सब टच होना चाहिए, और जो voids बनेगा वो जगह पे वो रह सकता है। ठीक है, सेकेंड लेयर बनने जो यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर मतलब जहां जहां पे हमने सी लिख के छोड़ा है वो वॉइड वो हमारा ऑन ऑक्युपाइड रह गया है, क्योंकि उसको उस पे हमने सेकेंड लेयर मतलब बी लेयर नहीं रखा, हमने दूसरे वॉइड्स पे रखा है। तो अगर हम वही जो वॉइड्स है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारा क्या है, वही ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स है, सी यहाँ पे लिखा है। अगर हम यहाँ पे एटम को रखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है लेयर वो एक नया लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आइदर देखो ए अलग जगह पे है, बी अलग जगह पे है, सी अलग जगह पे। ए को हमने ब्लैक डॉट से बनाया है, मतलब फर्स्ट लेयर को, सेकेंड लेयर को रेड डॉट से, थर्ड लेयर को ब्लू डॉट से। आइदर जो न्यू वॉइड्स बना बी से, ठीक है, उस तरह उसके ऊपर हम थर्ड लेयर बना सकते हैं, या फिर ऑन ऑक्युपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर दोनों पे बना सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा ऑन ऑक्युपाइड लेयर। नेक्स्ट है इसके ऊपर ये सेकेंड लेयर है, रेड से बना है, रेड स्फीयर तीनों है, इनसे जो वॉइड बना है वो क्या है, ये वाला उसका सेंटर है, ये वो जो वॉइड है। अगर हम इस वॉइड के ऊपर स्फीयर रखेंगे तो रख लिया स्फीयर, कहाँ पे रखे, जो सेकेंड लेयर से जो वॉइड फॉर्मेशन हुआ उस पे रखें। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो वो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ये जो ब्लू डॉट है वो एग्जैक्टली ब्लैक डॉट के ऊपर ही आ रहा है। ओके, शो करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसको छोटा कर लिया ताकि समझ में आए, लेकिन ये जो ब्लू डॉट है वो एग्जैक्टली ब्लैक डॉट के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है
कि अगर हमने वो जो न्यू वॉइड फॉर्मेशन हुआ सेकेंड लेयर के द्वारा, उसके ऊपर ही उसी वॉइड के ऊपर अपना थर्ड लेयर फॉर्मेशन करेंगे, तो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल करेगा। ओके, नेक्स्ट चीज है, अगर हमने क्या किया, अनऑक्युपाइड वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या नेक्स्ट थर्ड लेयर का एटम रखने की कोशिश की हम लोग, तो वो अभी एक नया लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। वो ना फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, ना ही सेकेंड लेयर को रिजेंबल कर रहा है। दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक डॉट अलग जगह है, रेड डॉट अलग जगह है, ब्लू डॉट अलग जगह है, मतलब सबका लेयर जो है वो अलग टाइप का है। लेकिन इस केस में जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है। ब्लू डॉट और ब्लैक डॉट जो है वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। ओके, आया समझ में? चलो पहले इसको बना लो, फिर इसको मिटा के लिखेंगे। हो गया, मिटाते हैं। तो यहां पे ऑप्शन ये है, इफ थर्ड लेयर of particles is placed over the voids formed by the second layers, okay, then the third layer resembles the first layer. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे if the third layer particles is placed over the unoccupied voids of first layer, then third layer is a new layer. समझ में आ गया? अगर हम क्या जो वॉइड सेकेंड लेयर से जो वॉइड बना है उसके ऊपर रखेंगे तो थर्ड लेयर रिजेंबल्स द फर्स्ट लेयर, और अगर अनऑक्युपाइड वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर वो स्फीयर्स रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो थर्ड लेयर बनेगा वो एक न्यू लेयर बनेगा। ओके, तो हमने क्या माना है कि जो फर्स्ट लेयर था उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेकेंड लेयर को कैपिटल बी, थर्ड लेयर को कैपिटल सी मान के चलेंगे। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बी अरेंजमेंट। ओके, मतलब सी लेयर आ ही नहीं रहा है, वो ए लेयर को ही क्या मतलब ए लेयर को रिजेंबल कर रहा है, इसलिए ए बी अरेंजमेंट। यहाँ पे जो सी लेयर है वो एक नया लेयर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे ABC अरेंजमेंट। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि इसको जो बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ए बी बनता है इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, HCP आइदर कैपिटल में होगा या फिर स्मॉल लेटर में होगा। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो एबीसी टाइप हो गया इसको हम बोलेंगे
क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, मतलब CCP, आइदर कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट जो CCP अरेंजमेंट, इसका नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार सुने हैं। क्या था वो? FCC टाइप था। ये कौन सा टाइप है? ये है FCC टाइप। FCC मतलब क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप। ओके, ये दोनों सेम चीज होते हैं। ओके, हो गया। चलो अभी जो नेक्स्ट चीज है हमारा, यहाँ पे हम मतलब कौन कौन से सॉलिड है जो इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, कौन कौन से सॉलिड है जो इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, एग्जांपल्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है हमारा, यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, बेरिलियम, मोलिब्डेनम, ये सब जो एग्जांपल्स है वो HCP टाइप ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये जो मेटल्स है वो सब हमारा CCP और FCC टाइप शो करते हैं। आया समझ में? तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। किसके बीच में? हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हमने ये दोनों टाइप जो है HCP टाइप और CCP टाइप, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप है HCP टाइप और CCP टाइप, ये दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है कि दोनों ही 74% ऑक्यूपाइड है। ठीक है, 74% ऑक्यूपाइड है, मतलब जो पैकिंग में जो 74% जो जगह है वो हमारा क्या एटम कवर कर रहा है इन बोथ HCP एंड इन CCP टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेम चीज है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 12। ओके, मतलब एक जो एटम है वो और 12 एटम के कांटेक्ट में है, उसके 12 नियरेस्ट नेबर है, होगा ही। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसका बेस लेयर है ना। देखो ये जो हो गया बेस लेयर, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक एटम को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, उसको सराउंडिंग करके कितना एटम है? 6 एटम है, पता ही है ना, पढ़े हुए हो। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाले एटम को चूज करेंगे इसका सराउंडिंग में, उसी के लेयर में, ठीक है, कौन है? 1 2 3 4 5 6, अपने लेयर में 6 है। ठीक है, सेम लेयर में 6 पार्टिकल्स के साथ वो इसके नियरेस्ट नेबर है। देखो, और ये जो है उसका जो ऊपर का लेयर आएगा, उसका ऊपर का लेयर का वो 3 एटम के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेयर रखते हैं, नेक्स्ट लेयर कहाँ रखते हैं? वॉइड्स में रखते हैं। वॉइड्स कैसे बनता है? वॉइड्स जो है वो हमारा ये जो 3 टाइप का एटम है, ओके, मतलब 3 एटम है, उनके बीच में जो वॉइड बनता है उसी के ऊपर ही हम रखते हैं ना। तो मतलब अगर उस कोई भी एक एटम है, उसका नीचे वो और 3 एटम के कांटेक्ट में है, क्योंकि वो वॉइड में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वो एटम के ऊपर जो लेयर होगा वो तीनों के भी कांटेक्ट में है। मतलब क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लेयर रखते हैं वो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में रखते हैं। वॉइड्स मतलब वॉइड्स में जो एटम रहा नीचे 3 एटम के कांटेक्ट में आया। ठीक है, मान लो 1 2 3 इनके कांटेक्ट में आया और ऊपर के और 3 एटम के कांटेक्ट में आया, तो सेम लेयर के 6 एटम, उसके ऊपर के लेयर के 3 एटम और
लोअर लेयर के 3 एटम, टोटल 12 एटम के वो कांटेक्ट में आता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ये दोनों पॉइंट जो है वो अपना सिमिलर वाला पॉइंट है, और पहले जो पढ़े थे वो हमारा क्या था, वो हमारा डिफरेंस वाला पॉइंट था। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने कि दोनों जगह पे 74% ऑक्युपाई है। इसका मतलब बोथ जो है HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों जो है वो इक्वली एफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशन का जो अरेंजमेंट है वो तो कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, जो क्लोज पैकिंग लेयर था इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। ठीक है, सारा चीज समझ में आया? तो हमें क्या करना है, घर में जाके अच्छे से पढ़ना है और वो डायग्राम को सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।